नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भिखारी देश नहीं हैं, हम IMF के मेंबर हैं और हम इस तरह झुकने वाले नहीं हैं, वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारी कड़वी और जोशीली बातें कही हैं उन्होंने, और उनका कहना यह कि ये जो कुछ उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री से पूछ के कहा है। बहरहाल, भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा एक देश जिसके नागरिक रोटी के झगड़े में जान दे रहे हैं, रोटियां बंटती हैं, वहाँ पर लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। भयंकर वित्तीय विपदा में वो देश है और वहाँ की लीडरशिप विदेशों में एसेट बनाती है और विदेशों में ही रहती है। नवाज शरीफ लंदन में रहते हैं, उनके भाई यहाँ से राज करते हैं और उनके अपने एसेट हैं। वहाँ के अमीर लोग अपनी निजी सेनाएं रखते हैं। यानी गरीबी और अमीरी का जबरदस्त बंटवारा है। वो देश जो हमेशा से अमेरिका के लिए काम करता रहा, अमेरिका के शह पर उसने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। अफ़गानिस्तान में पूरे आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का ऑपरेशन था जो अमेरिका से प्रायोजित था। इसमें मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ऑपरेशन साइक्लोन क्या था, किस तरह से MI6, CIA और पाकिस्तान की जो जासूसी संस्था है ISI, ये मिल के काम करते थे और विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशन उन्होंने चलाया। किस तरह अमेरिका से पैसे पाकिस्तान को मिले और किस तरह उस पैसे से पाकिस्तान में अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया, पैसे इकट्ठे किए। और कैसे पाकिस्तान से जब फंड मिलने बंद हुए अमेरिका से, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया, मैंने तभी आपको बताया था कि आने वाला समय आप निकाल के वीडियो देख लीजिएगा, पाकिस्तान के लिए किल्लत का होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उस धन का था जो अमेरिका और पश्चिम से आता था। अब उनको काम नहीं है तो वो ले जाएंगे। कई साल तक उनके हवाई अड्डे इस्तेमाल करते रहे, ये करते रहे, वो उनको पैसे देता रहा। खैर, आज का वीडियो पाकिस्तान की दुर्दशा से ज़्यादा पाकिस्तान की दुर्दशा के बहाने भारत जैसे लोगों के चिंता करने का विषय है और हम लोगों के लिए ये सोचने का विषय है कि पाकिस्तान के लिए आज अगर कोई देश आवाज़ नहीं उठाता है तो कल वो भी धोखा खाएगा इस आर्थिक संकट के हालात में, IMF की परिस्थितियों को देखते हुए। कैसे, इस पर यह वीडियो है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आखिर पाकिस्तान इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है, इतना ज़्यादा हताश क्यों है कि वहाँ के वित्त मंत्री को कहना पड़ा कि हम भिखारी नहीं हैं, हम IMF के बाकायदा सदस्य हैं। इस गुस्से को हमको समझना पड़ेगा। ये गुस्सा भारत का भी गुस्सा हो सकता है और होना चाहिए। ये गुस्सा किसी और का गुस्सा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पाकिस्तान को कुल $1.1 बिलियन का लोन चाहिए। बहुत ज़्यादा लोन नहीं चाहिए। उसकी ड्राइंग पावर इससे डबल है। पाकिस्तान की 2.1 बिलियन ऑलरेडी है IMF में। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा IMF और वर्ल्ड बैंक को समझना पड़ेगा कि ये देश पूरी दुनिया में, ये दोनों बैंक पूरी दुनिया में किस तरह से अपनी हुकूमत चलाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये संस्थाएं बनाई, ये अमेरिका की स्ट्रेटजिकल संस्थाएं थी जिनके ज़रिए वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता था कि मुसीबत में हर देश हमारे पास आए। कैसे? उन्होंने एक बैंक बनाई जिसमें दुनिया के सारे देश अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते थे। इसमें आज 190 मेंबर कंट्री हैं। 1944 में ये बनी। 1 ट्रिलियन का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। जब ये संस्था बनती है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, देखिए रूल दिखने में सारे बड़ा एकदम फर्स्ट क्लास लगते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा इकोनॉमी है वो देश इसमें उतना ज़्यादा पैसे देगा, यानी IMF को ड्राइंग राइट देगा। मतलब इतने पैसे IMF जब चाहे उठा सकता है। ठीक है।
और जिसके जितने ज़्यादा पैसे लगे होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश के पास में वोटिंग राइट होगा। आईएमएफ में जो फैसले होंगे उसमें वोटिंग राइट होगा। अब जो G7 के देश हैं, बड़े बड़े देश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान और ब्रिटेन, यूके, सबसे मालदार देश हैं ये। इन मालदार देशों की हुकूमत उस बैंक के ऊपर हो गई, लेकिन जो बाकी देश थे उन बैंकों से भी पैसा ले लिया। ठीक है भाई, आपकी जितनी इकोनॉमी उस हिसाब से आपने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का दर्द है उसको समझिए। वो दर्द खाली पाकिस्तान का नहीं है, आज पाकिस्तान लाइन में आगे खड़ा हुआ है, ऐसे समझिए। और जो बाबू बैठा हुआ है विंडो वगैरह, फटा नोट है, ये नोट है, वो नेट है, फलानी, भाग जा, पीछे कल किसी का भी नंबर हो सकता है, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत सारे देशों पे आने वाले हैं। फिलहाल भारत उस लिस्ट में भले ही नहीं है, लेकिन नेपाल है और भी देश है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो वो परेशान कर रहा है विंडो पे जो आगे बैठा हुआ बाबू है, और हम लोग पीछे खड़े होकर सिर्फ इसलिए हंसते रहें कि वो जो आदमी है ये है ही टेढ़ा, अच्छा हुआ भुगत। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो सामने बाबू विंडो पे बैठा हुआ उसका कैरेक्टर ऐसा है, तो पीछे से जब हमारा नंबर आएगा तो हमको भी परेशान करेगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल पाकिस्तान पे इस दया माया को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को चाहिए $1.1 बिलियन का लोन केवल। हाल ही में आईएमएफ ने श्रीलंका को भी लोन दिया था $2.9 बिलियन का। बिलियन डॉलर मतलब अरब डॉलर, $2.9 बिलियन का, यानी श्रीलंका से भी 1/3 लोन इनको चाहिए। श्रीलंका को जब लोन दिया आईएमएफ ने, बिजली का दाम बढ़ाइए, अपनी कंपनियां बेचना शुरू करिए, अपना ये प्राइवेटाइजेशन करिए, वो करिए, वो करिए, देश में वो तो जितनी पूंजीवादी नीतियां होती हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको लागू कर, वो सारी शर्तें उनसे लागू कराई। और ये भी कहा कि आप अपनी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंट रहोगे, एक एक चीज़ हमसे पूछ के करोगे। उसके बाद उसको $2.9 बिलियन लोन दे दिया। अब आप कहोगे ठीक है भाई, उनको दे दिया, पाकिस्तान का उनको नहीं लग रहा होगा, $1.1 बिलियन नहीं दिया। कुछ लोगों का तर्क है कि भाई वो बैंक है, वो पहले तसल्ली कर लेता है कि तुम्हारा आर्थिक नीतियाँ सही हैं कि नहीं, तुम्हारे यहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें सरकार इस काबिल है, सरकार के पास इतने पैसे आगे जाके आ पाएंगे कि वो हमको पैसे चुका दे, वरना आप हमसे उधार लेके ये भी उड़ा दोगे। इसलिए वो तसल्ली करता है कि भाई इनका कमाई वमाई का सिस्टम ठीक हो जाए, तो ये जो कंपनियां बेचो ताकि कुछ पैसे आ जाएं, आपको उनको पैसे वापस करने ना, तो पहले कमाना, आपकी कमाई देख लेंगे, कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, ये करता है आईएमएफ, इसलिए लोन नहीं दे। ठीक है, आप मान लेते हैं ये वाला लॉजिक है, लेकिन एक बड़ा लॉजिक और आता है। आईएमएफ का नियम था कि वो किसी ऐसे देश को जिसकी रीपेइंग कैपेसिटी ना हो, या जो ऐसी स्थितियों फंसाओ जिसके अंदर वो कमा भी नहीं सकता, मसलन कि आपके घर में भूकंप आ गया, आपकी कमाई का जरिया भी नहीं है, तो आपको कोई लोन क्यों देगा? किसी को अपने पैसे फंसाने थोड़ी, आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन इसीलिए आईएमएफ जो देश युद्ध से लड़ रहे हैं या दूसरी परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों में डूबे हुए देशों को लोन नहीं देता था। लेकिन अभी हाल में आईएमएफ ने अपने रूल बदल दिए और उसने यूक्रेन को $15 बिलियन, जो $1 बिलियन पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, $2.9 बिलियन लेने में पूरा डांस करना पड़ गया श्रीलंका को, वो $15 बिलियन यूक्रेन को दे दिए। भारत की जो ड्राइंग पावर है वो भी कुल $4 बिलियन ही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब आप बताइए, यूक्रेन को आपने, जो युद्ध में फंसा हुआ देश है, जो आपको कोई वादा नहीं कर रहा है कि हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, ये टैक्स लगाएंगे, ये महंगा करेंगे, सस्ता करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है, और उसकी सरकार के पास कहीं से भी आमदनी आने का कोई स्कोप भी नहीं है फिलहाल। वो खुद विदेशों के पैसे ले लेके युद्ध लड़ रहा है, और उसके पास पैसों की कमी भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको खुले हाथ से पैसे दे रही है कि बेटा तू रशिया का बैंड बजाता रहे। सैनिक दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, रुपए पैसे दे रही है, हथियार दे रही है, रसद दे रही है, सब कुछ दे रही है दुनिया, जितने वेस्टर्न कंट्री, सारे नाटो कंट्रीज, बस युद्ध में उतर ही नहीं रहे हैं।
तो इतनी मदद यूक्रेन को देने का क्या मतलब है? अब आप कहेंगे भाई देखो अब इतनी बड़ी संस्था है तो नियम भी होगा ना। नियम नहीं था, 1944 से नियम नहीं था। इस तरह से युद्धग्रस्त देश को लोन देने के लिए आईएमएफ ने नियम बदला। इसलिए भारत जैसे देशों को सोचने की जरूरत है, श्रीलंका और पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है कि यार हम बेवकूफ़ी में सदस्य संस्था के मेंबर हैं। भाई यूक्रेन की जो ड्राइंग पावर है वो मेरे ख्याल से 1.6 बिलियन डॉलर है, $1.5 बिलियन, और उसको आपने 15-10 गुना उसका लोन दे दिया। जो मैंडेट के हिसाब से जितना पैसा जिसने वहाँ पे रखा हुआ है आईएमएफ की मेंबरशिप के तौर पे, उसका डबल उसको लोन मिल सकता है। तो उससे 10 गुना लोन दे दिया आपने, और सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि आप उसको पैसे देना चाहते थे, और इसलिए दे दिया क्योंकि जो G7 देश हैं जो वहाँ फैसला लेने में ज़्यादा वोटिंग राइट रखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा ड्राइंग राइट दिए हुए हैं आईएमएफ को, तो वो देश यूक्रेन को पैसे देना चाहते थे। यानी पैसा ये हम सब का पैसा है, हर देश का पैसा है, और जिसको एक खास मकसद से दिए जाने का फैसला हुआ था कि किसी देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाए, दिवालिया होने की नौबत आ जाए, उसके पास दुनिया से निपटने की स्थिति ना रहे, दुनिया का पैसा ना चुका पाए तो डिफ़ॉल्टर ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्टर हो गया अगर कोई देश, जनता तब अगर बगावत पे उतारू हो गई, डिफ़ॉल्टर होने में जनता के पास कुछ बचेगा ही नहीं, लूट मार शुरू हो गई, जनता पे किसी ऐसे पार्टी ने कब्जा कर लिया जो बाद में इनका ही बैंड बजा दे। बहुत डरते हैं ये उन लोगों से, मार्क्सवादियों से। तो इसलिए एक असिस्टेंस देनी है, इसके लिए फंड बनाया गया था। अब आप सोचिए कि श्रीलंका से डिसइन्वेस्टमेंट करा लिया, कंपनियां महंगी करा ली, सब करा लिया, यूक्रेन से क्या कराया तुमने? पाकिस्तान कब से पैसे मांग रहा है, सिर्फ $1.1 बिलियन उसको आप दे नहीं रहे हो, और उधर यूक्रेन को आपने $14 बिलियन दे दिया। और इतना ही नहीं, जब युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत में भी यूक्रेन को पैसा दिया, जो कुल मिला के 15.6 अरब डॉलर का लोन पैकेज यूक्रेन का मंजूर कर दिया गया है। रूस के आक्रमण से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियां पिछले साल लगभग 30% कम हो गई। इससे वहां गरीबी बढ़ी और उनकी पूंजी नष्ट हुई। इसलिए 48 महीने की एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी को आईएमएफ बोर्ड मंजूरी दे देता है। गीता गोपीनाथ जो उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका बयान आया। अब आप बताइए, वित्तीय स्थिरता लानी है। अब अगर आपने पहले वीडियो देखा हो तो जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के अलग अलग मैंडेट हैं। आईएमएफ विशुद्ध तौर पे लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मदद करने के लिए बना हुआ एक बैंक है, जो सीधे सीधे आपको लोन देता है, और उसके लोन के पीछे की जो शर्तें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अपने देश को चलाने का तरीका वो बनाओ जिससे आप पैसे जमा कर सको। इसके अलावा कोई भी जन कल्याण, वन कल्याण वाले काम या किसी भी तरह के ह्यूमन असिस्टेंस वाले काम आईएमएफ के काम नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक के काम है। वर्ल्ड बैंक उन कामों के लिए पैसे देता है पर्यावरण के नाम पर, जैसे ये जो चल रहा है ना, क्रूज चल रहा है, गंगा क्रूज, इसका मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है। इस तरह के कामों के लिए वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है। और अगर यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए भी लोन देना है तो वर्ल्ड बैंक को देना चाहिए, आईएमएफ दे रहा है। तो समझने को ये है हमारे सामने बहुत साफ पिक्चर, तस्वीर, कि 109 देशों में 7 देशों की इतनी चल रही है कि वो जिसको चाहे लोन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आईएमएफ की बैठक के लिए जाने वाले थे वित्त मंत्री। कुछ लोगों का कहना है कि आईएमएफ ने टाइम नहीं दिया इसलिए गुस्से में वो ये बयान दे रहे हैं। तो बात पाकिस्तान की नहीं है, बात यह है कि जो वहाँ के 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हैं आईएमएफ के, वो लोग कर क्या रहे हैं। हमारा दर्द, कुछ लोग अभी पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द उमड़ रहा है लिखेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए दर्द नहीं है। इस मामले में हम पाकिस्तान, ब्राज़ील या जितने भी छोटे मोटे देश हैं जो आईएमएफ के मेंबर हैं, वो सब एक तराजू में बैठे, भैया हमारा युद्ध होगा पाकिस्तान से तो हमको लोन दोगे क्या? पाकिस्तान को लोन दोगे क्या?
चीन से हमारा युद्ध हो जाए तो हमको लोन दोगे क्या? हमको तो कहोगे भाई $4 बिलियन से ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे, आपने 2 जमा किए हैं। यूक्रेन ने तो जमा किया है जो है वो, उसका तो एक 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको तो आपने 16 दे दिया, 16 से भी ज़्यादा दे दिया और दिए जा रहे हो। तो ये एक वैसी चीज़ है, आप ऐसे इसको और सरल कर देता हूँ, चलते चलते थोड़ा लाइट भी हो जाएगा। ये ठीक वैसा है कि आपकी सरकार है तो आपने उठा के अपने बैंकों से अपने दोस्त अडानी को कर्जा दे दिया, तू मेरा भाई है, तू ले ले पैसे। यही किया ना आपने। अडानी का डूबता शेयर खरीद लिया आपने भाई। चलो कोई नहीं, बैंक में हम लोग बैठे हुए ना भाई, हमारी सरकार है। ऐसी अमेरिका की सरकार है, यूक्रेन को उन्होंने पैसा दे दिया, कोई बात नहीं भाई, तू अभी खड़ा रहा है, ले ले पैसे। यहाँ पे भी हम ये कहेंगे भैया जनता का पैसा आपने कैसे दे दिया, और वहाँ पे भी ये लागू होता है कि ये तो पूरी दुनिया की धरोहर है, आपकी मनमर्जी कैसे चल रही है, कि सिर्फ आपका इसलिए क्योंकि आपको वोटिंग राइट ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप पूरे मामले को समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।